स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जब संसदीय शिक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह परामर्श दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने के लिए 5 वर्ष का समय अधिक से अधिक दिया जाए और मंत्रिपरिषद ने भी अपनी बैठक में लगभग इसी प्रकार का निर्णय लिया है, तो इन दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद मेरी समझ में बात नहीं आई कि अनिश्चित काल इस परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार को देना कहाँ तक बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी। इसलिए मैंने अपने भाषण में पहले यह अनुरोध किया था शिक्षा मंत्री जी से कि जहाँ तक भी संभव हो इस 5 वर्ष की अवधि में आलोचना से डरकर अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए। एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं, जो दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनमें उत्तर भारत की भाषाओं के पढ़ाने की कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और जो उत्तर भारत के विश्वविद्यालय हैं उनमें दक्षिण भारत की भाषाओं के पढ़ाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक सुविधाजनक मार्ग का यह अवश्य अपनाया जाए कि जो श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में निश्चय हो चुका था कि सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को सारे देश में स्वीकार कर लिया जाए। विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि के माध्यम से अगर अध्ययन का विषय बन सके तो मैं समझता हूँ कि उन भाषाओं के सीखने में समय भी कम लगेगा और वह बुद्धिगम्य भी अधिक हो सकेंगी। तीसरी बात, मैं आश्रम प्रणाली के विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को 5 सकारों में बांटा है। इन 5 सकारों में से पहला था कि शिक्षा में अर्थ के आधार पर कहीं छोटे या बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा सकार था कि शिक्षार्थी जीवन में जितना ही सादगी का आदी होगा उतना ही विद्या के लिए अधिक उपयोगी होगा। तीसरा सकार था कि गुरु और शिष्य का जितना निकटतम संपर्क रहेगा उतना ही विद्यार्थी विद्याध्ययन के क्षेत्र में अधिक सफल रहेगा। चौथा सरकार था मस्तिष्क की स्वाधीनता का और 5वां सकार था कि विद्यार्थी अपने जीवन में जितना ही संयम धारण करेगा उतना ही उसके लिए हितकर होगा। गुरुकुलों की प्रणाली जो हमारे देश में थी वह उन्हीं सकारों को मूर्त रूप देने के लिए थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र बुलाकर खुले मन से सभी सांसदों को बुलाने का मौका दिया। मैं उन सभी महापुरुषों और क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। आज आज़ादी के 50 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर चिंतन करने का अवसर है। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अपनी उपलब्धि की लंबी कहानी कह रहे थे। उनकी उपलब्धियों के बारे में 4 पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आज भी इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी है। आज हम आम आदमी के पेट की भूख नहीं मिटा पाए हैं, झोपड़ियों को चिराग नहीं दे पाए हैं। जिस देश में लाखों लोग पेड़ की छाया में रहते हैं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक ही समय भोजन कर अपना गुजर बसर करते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अपार धन संपदा इस देश में थी, लेकिन आज जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 9,000 रुपये का कर्ज लेकर जन्म लेता है। आज कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहा है।
सत्ता और सरकार में बैठे लोग जिन्होंने इस देश के ऊपर इतने वर्षों तक शासन किया, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी देश में कश्मीर के 2.5 लाख लोग दिल्ली में तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है, किस बात की सजा वे भुगत रहे हैं? आज 50 साल में हम गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। गाय इस देश का बहुत बड़ा पशुधन है। गाय हमारी माता है, देश में धर्म का नाता है और हम गाय की एक एक चीज को पवित्र मानते हैं। लेकिन आज इस देश में लाखों गायें रोज काटी जा रही हैं। हजारों कत्ले खाने इस देश में हैं। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं किसान का बेटा हूं और उनकी पीड़ा को जानता हूं। खून पसीना एक करके किसान खेती करता है। अध्यक्ष जी, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष रूप से बुलाए गए संसद के अधिवेशन में पिछले 2 दिनों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बहस में 4 मुद्दों का समावेश किया गया है, लेकिन पहले ही दिन आपने चाहा था कि यदि एक वक्ता अपनी बात को एक विषय तक सीमित रखे तो चर्चा ज़्यादा व्यवस्थित भी होगी और ज़्यादा सार्थक भी। मैं आपके इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी बात को केवल मानव विकास यानी डेवलपमेंट के पहलू तक सीमित रखना चाहूँगी। अध्यक्ष जी, यह सत्र आत्मचिंतन के लिए बुलाया गया है, इसलिए इस सत्र में होने वाली चर्चा का तकाजा है कि चर्चा दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर चले। समाज में आए दोषों को हम साझे दोषों के रूप में स्वीकार करें, एक साथ बैठकर उन दोषों को दूर करने के उपाय सोचें और साझे रूप से उन्हें दूर करने में जुट जाएं। मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा के दौरान स्वर में कोई तेजी लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं कोशिश करूंगी कि समय की मर्यादा के भीतर ही अपनी बात पूरी कर सकूं। मानव संसाधन का जहां तक ताल्लुक है, किसी भी देश का मानव संसाधन उसकी अपार दौलत होता है। जहां तक कि प्रकृति के द्वारा दिए गए अन्य संसाधनों जैसे जल, खनिज, भूमि, इनका इस्तेमाल भी देश अपने मानव संसाधन के बल पर करते हैं, मगर हमने अपने मानव संसाधन को हमेशा एक भार के रूप में देखा है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को अपनी तमाम समस्याओं की प्रमुख जड़ माना है। यह ठीक है भी है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय साथ साथ चलें। हम आबादी को कंट्रोल करने का प्रभावी कार्य चलाएं, यह वांछनीय भी है और आवश्यक भी। लेकिन आज मुख्य प्रश्न यह है कि जो मानव संसाधन देश में मौजूद हैं उसका विकास हम कैसे करें। यह एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मुझे लगता है कि भारत जो 96 करोड़ लोगों का देश है, यानी 96 करोड़ दिमागों का मालिक है, उससे ज़्यादा हाथों और पैरों का धनी यदि इस अपार संसाधन को शिक्षित, स्वस्थ, चरित्रवान और अनुशासित बनाकर हमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा दें तो यह बोझ पूंजी में बदल सकता है और यह भारत देश की अपार संपत्ति की शक्ल ले सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कार्य कठिन लगता है। माननीय सभापति जी, पिछले वर्ष में जो कपास के किसानों को खराब कीटाणुनाशक दवाओं के कारण तथा महाजन से अधिक ब्याज पर ऋण लेने के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण या आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएं करनी पड़ी, इसे इस वर्ष के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पिछले साल में बहुत अधिक कपास का उत्पादन हुआ था और सरकार पूरी कपास को नहीं खरीद पाई थी, जिसके कारण किसान की आर्थिक दुर्दशा हुई थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का किसान भारत के 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है। जो किसान 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, स्वयं वह और उसके बच्चे अगर भोजन रहित सोएं या उन्हें आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करनी पड़े या अपने बच्चों को मजबूर होकर बेचना पड़े तो इससे गंभीर बात देश में नहीं हो सकती है। पिछले वर्ष में जब किसान की आर्थिक दशा खराब हो गई तो उसकी उपज कम होना स्वाभाविक थी, क्योंकि अच्छे बीज,
खाद और दवाएं लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। समय पर उसको ऋण नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में भी कपास के 37 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं और उस वक्त रिजर्व बैंक में इसके अध्ययन के लिए एक समिति का गठन हुआ था, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने गठित उस समिति के सुझावों को प्रकाशित नहीं किया और न ही उन सुझावों पर अमल किया। सदन को और इस देश के लोगों को अभी तक यह भी पता नहीं कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी। किसान की इससे अधिक बदकिस्मती क्या हो सकती है कि अगर वह गेहूं का उत्पादन बढ़ाए तो गेहूं के किसान की आर्थिक दुर्दशा हो जाए, गन्ने का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, आलू का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, प्याज का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए और कपास का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए। सभापति जी, गन्ने का कुछ वर्ष पहले बहुत अधिक उत्पादन हुआ। किसान को अपना गन्ना अपने खेतों में जलाना पड़ा था। इसी तरह से 3 साल पहले प्याज का उत्पादन बहुत अधिक हुआ। प्याज सड़ गई थी और किसान को प्याज का दाम नहीं मिला था। इसी तरह से पिछले वर्ष आलू सड़ गया था, लेकिन दूसरी ओर 2 वर्ष पूर्व रबर का आयात करना पड़ा, जिसके कारण पिछले वर्ष रबर का अधिक उत्पादन किसान ने किया। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए डिक्टेशन थी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।